आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, कूलम्ब्स लॉ, है ना। देखो जैसे हमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, वैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कारण ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो कूलम्ब ने दिया था। किसने दिया था? कूलम्ब ने दिया था। और ये पूरे चैप्टर में यूज होगा, ना सिर्फ इस चैप्टर में यूज होगा, ये पूरी फिजिक्स में यूज होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो अपना पहला टॉपिक है उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्ब्स लॉ। तो इसका हेडिंग डालें बेटा, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ बेटा दो है हमारे चैप्टर में, ठीक है। एक इस चैप्टर में है, एक मैग्नेटिज्म में है, तो पता चलना चाहिए कौन सा कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो पहले तो मैं बता देता हूं, कूलम्ब ने फोर्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? फोर्स के बारे में। कौन से फोर्स के बारे में? इलेक्ट्रिकल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, उस फोर्स के बारे में बताया था। अब देखना कितना सिमिलरिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, ये m1 है, ये m2 है, ये बीच की डिस्टेंस r है। तो बताओ कितना फोर्स लगता था? F is directly proportional m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। दोनों कंबाइन करके लिखते थे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता था k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा एक फोर्स था। ये फोर्स कौन, सॉरी जी ग्रेविटेशन पर है, तो यहां पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था जी, है ना। अब सिमिलरली कूलम्ब ने इसी फोर्स को कॉपी किया, या कहे इसी सिमिलर तरीके से इन्होंने कहा दो चार्ज होते हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है r स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट g आता था, यहाँ कांस्टेंट k आता है, ये Q1 Q2 अपॉन r। ये बन गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, ये फोर्स दिया था। अब इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इसका है कि यहाँ चार्ज में लगता है, वहां मास पे लगता है, m1 और m2। दूसरा कोई डिफरेंस दिख रहा है? दूसरा यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था, यहाँ हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। बाकी का सेम चीज है, बस यहाँ पर एक डिफरेंस और है, ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस का है तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट। तो कभी अगर पूछ लिया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या पूछ लिया जाए? ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस ये चार्ज के बीच में लगता है, ये मास के बीच में लगता है। दूसरा डिफरेंस ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये अट्रैक्टिव होता है। तीसरा डिफरेंस ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इसके कंपेयर, ये बहुत ज्यादा वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसके कंपैरिजन 10 की पावर 36 इतना गुना ज्यादा होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तीन डिफरेंस हमने आपको बता दिए। 3 मार्क्स में पूछेगा, अगर पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप एक तो ये बताएंगे ये चार्ज के बीच में लगता है, दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्जेस, है ना, दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू मासेस या बॉडी, है ना। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है, ये ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, ये वीकर फोर्स होता है।
ठीक है, 3 डिफरेंस आ गए। चौथा डिफरेंस क्या है, इसके साथ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है, वो हम लिख देंगे अभी। तो डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा बताइए, जब आपने ये पढ़ा था तब आपने इसका क्या स्टेटमेंट दिया था? आपने लिखा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही बोला था। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यही बोला था। तो इससे आपको ये समझ में आ गया। यहां पर भी अगर मैं इसका स्टेटमेंट दूंगा तो क्या लिखोगे? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फिर लिख देंगे कि नहीं? इजी है। तो आप जिसको अपन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। तो अपन को सबसे पहले समझना है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में स्टेटमेंट क्या होगा? तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अच्छा देखो, मैं लिख रहा हूं, फिर उसके बाद आप लिख लेना, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन acting between any two charges, acting between two point charges। अच्छा ये चीज भी मैं बताऊंगा, ये पॉइंट चार्ज के लिए ही था। acting between two point charges, point is directly proportional is directly proportional to the product of their charges, product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसको समझें पहले। ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को ही मैंने इसमें लिख लिया। बस इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले तो ये दो पॉइंट चार्ज, ये मैंने आपको देखो पॉइंट चार्ज बनाए हुए, ये फोर्स तभी एप्लीकेबल है जब पॉइंट चार्ज होंगे। ये फोर्स तभी एप्लीकेबल है जब पॉइंट चार्ज होंगे। तो कोई आपसे पूछे एक कंडीशन बताओ कूलम्ब्स लॉ की, एक कंडीशन, तो आप क्या बताएंगे? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, अपन जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं वो कौन सी वाली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं? रेस्ट वाली या मोशन वाली? तो चार्ज किस में होगा? रेस्ट में। तो आप बोलेंगे दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्ज एट रेस्ट।